इन खंडहरों के नीचे एक पूरी सभ्यता छुपी है, जिसकी कहानी आज तक अधूरी रही है। अगर आप इस छुपे हुए सच को समझना चाहते हैं, तो इस इतिहास यात्रा में हमारे साथ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हजारों सालों तक ये जमीन खामोश थी। इसके ऊपर शहर बसे, साम्राज्य उजड़े और पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन किसी को एहसास नहीं था कि उनके कदमों के नीचे एशिया का सबसे भव्य रहस्य दफन है। जब हड़प्पा के वो विशाल शहर मिट्टी में मिल गए, तो लोग उन्हें धीरे धीरे भूल गए। सदियों बाद जब यहाँ फिर से बस्तियां बसीं, तब वे ये नहीं समझ पाए कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण धरती की सतह पर आने वाली इन अपरिचित पुरावस्तुओं का आखिर अर्थ क्या है। वक्त की धूल ने एक पूरी सभ्यता के नामो निशान को मिटा दिया था। कहानी का पहला पड़ाव आता है 19वीं शताब्दी के मध्य में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम जब यहां पहुंचे, तो उनके पास अपनी ही एक निश्चित अवधारणा थी। उनकी दिलचस्पी भारत के उस इतिहास में थी जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होकर 4थी शताब्दी ईसवी तक जाता था। मेरी खोज का केंद्र वही भारत है जहां बुद्ध और मौर्य काल की छाप साफ दिखाई देती है। कनिंघम ने उन चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों के वृत्तांतों का सहारा लिया जो 4ठी से 7वीं शताब्दी के बीच यहां आए थे, लेकिन हड़प्पा उनके इस नक्शे में कहीं नहीं था। एक अंग्रेज अधिकारी ने कनिंघम को एक रहस्यमयी मुहर भी दी, जिस पर एक अनजानी लिपि और एक अजीब जानवर अंकित था। कनिंघम ने उस मुहर को देखा, उसका प्रलेखन किया, लेकिन वे उसे उस कालखंड में फिट नहीं कर पाए जिससे वे परिचित थे। ये मुहर मेरी अब तक की सारी ऐतिहासिक समझ से बाहर है, मानो ये किसी और ही समय की कहानी कह रही हो। साल 1875 उन्होंने इस मुहर पर अपनी रिपोर्ट तो दी, पर दुनिया को ये बताने में असफल रहे कि ये किसी ऐसी सभ्यता का हिस्सा है जो गंगा की घाटी से हजारों साल पहले वजूद में थी। लेकिन मिट्टी ज्यादा दिनों तक सच को छुपा कर नहीं रख सकती थी। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। साल 1921 दयाराम साहनी की कुदाल ने जब हड़प्पा की मिट्टी छुई, तो मानो समय ठिठक गया। उन्होंने वहां ऐसी मोहरें ढूंढ निकाली जो कनिंघम की चुनी हुई समय सीमा से कहीं ज्यादा पुरानी थीं। अगले ही साल 1922 में राखालदास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो में बिल्कुल वैसी ही मोहरें प्राप्त कीं। ये महज एक इत्तेफाक नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि ये दोनों स्थान एक ही प्राचीन संस्कृति की डोर से बंधे हुए थे। साल 1924 जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने वो ऐलान किया जिसने इतिहास की किताबों को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, ये खोज सिर्फ भारत का नहीं, पूरी दुनिया का इतिहास बदलने वाली है। उन्होंने दुनिया को बताया कि सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज हो चुकी है। मार्शल ने भारत को जहां पाया था, उसे उससे 3000 साल पीछे लाकर खड़ा कर दिया। जॉन मार्शल ने भारत में एक पेशेवर पुरातत्वविद के रूप में कदम रखा था, लेकिन उनसे एक बड़ी तकनीकी चूक हो रही थी। वे टीले की खुदाई करते समय स्तर विन्यास यानी स्ट्रैटिग्राफी को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते थे। वे समान गहराई पर मिलने वाली सभी वस्तुओं को एक ही श्रेणी में रख देते थे, जिससे इतिहास की परतों की बहुमूल्य जानकारी खो जाती थी। इस समस्या का समाधान लेकर आए R.E.M. व्हीलर, जो 1944 में डायरेक्टर जनरल बने। एक पूर्व सैन्य ब्रिगेडियर होने के नाते उन्होंने पुरातत्व में सैनिक जैसी सटीकता और अनुशासन का समावेश किया। व्हीलर ने यह पहचाना कि टीले को क्षैतिज रूप से खोदने के बजाय उसके प्राकृतिक स्तरों का अनुसरण करना अनिवार्य है। उनकी इसी जिद ने पुरातत्व को एक नई वैज्ञानिक दिशा दी। यदि हम टीले की प्राकृतिक स्तरों का पालन करेंगे, तभी हम सिंधु सभ्यता को सही ढंग से समझ पाएंगे। 1947 का साल आया और उपमहाद्वीप के बंटवारे के साथ ही इतिहास की विरासत भी बट गई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब पाकिस्तान का हिस्सा थे। इसके बाद भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत के भीतर इस सभ्यता की सीमाओं को खोजने का एक विशाल अभियान शुरू किया। साल 1955 में SR राव ने लोथल की खुदाई शुरू की, तो 1960 में BB लाल और BK थापर ने कालीबंगन के रहस्यों को उकेरा। धौलावीरा की विशाल संरचनाओं की खोज RS बिष्ट ने 1990 में की।
राखी गढ़ी में अमरेंद्र नाथ ने 1997 में काम शुरू किया और साल 2013 में वसंत शिंदे ने प्राचीन डीएनए अनुसंधान के जरिए इस सभ्यता के पूर्वजों को समझने का आधुनिक सिलसिला शुरू किया। लेकिन आज भी कई सवाल ऐसे हैं जो पुरातत्वविदों की नींद उड़ा देते हैं। हड़प्पाई लिपि आज भी एक अनसुलझी पहेली है जिसने इस सभ्यता की आवाज को खामोश कर रखा है। जब हम उनके धर्म की बात करते हैं तो व्याख्याएं और भी जटिल हो जाती हैं। पुरातत्वविदों को मिली आभूषणों से लदी नारी मूर्तियां जिन्हें मातृदेवी का नाम दिया गया और वे दुर्लभ पत्थर की मूर्तियां जिन्हें पुरोहित राजा कहा गया, वे आज भी एक रहस्यमयी मुस्कान लिए हुए हैं। कुछ मोहरों पर एक आकृति योगी की मुद्रा में जानवरों से घिरी बैठी है जिसे आद्य शिव या पशुपति मान लिया गया। लेकिन क्या ये वास्तव में ऋग्वेद में वर्णित रुद्र ही थे? ऋग्वेद के रुद्र न तो पशुपति थे और न ही योगी। सिंधु सभ्यता की ये खोज एक ऐसा सफर है जो कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों, अगले एपिसोड में देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार और इसकी नगरीय व्यवस्था। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।